नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं सीखना। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसकी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम। यानी बच्चा किस तरह से सीखता है और उसके सीखने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कारक अधिगम, मनोवैज्ञानिक भाषा अधिगम है, जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कि सीखना होता है। तो अधिगम की बढ़ोतरी में, अधिगम की वृद्धि में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं इस डायग्राम के अंतर्गत अधिगम और परिपक्वता। तो परिपक्वता का यहाँ एक पॉइंट है। परिपक्वता मतलब कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में आनुपातिक समानता होनी बहुत ही जरूरी है, तभी बच्चा सही रूप से अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण कर पाएगा, अधिगम को सही रूप से सीख पाएगा। बाल विकास के अंतर्गत जिस तरह से अगर बच्चे का शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से उसी एज अनुसार मानसिक विकास का भी होना अति आवश्यक है। अगर शारीरिक विकास हो रहा और मानसिक विकास रुक गया तो फिर ये गड़बड़ियां पैदा करती है, समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अगर शारीरिक विकास रुक गया और मानसिक विकास तेजी से बढ़ रहा है तो यहाँ भी गड़बड़ियां, परेशानियां उपस्थित होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो ये जो चीज है, इसमें परिपक्वता के अंतर्गत मनुष्य बालक जिस तरह से धीरे धीरे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वह सर्वप्रथम नवजात शिशु होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे घुसकना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे चीजों को पकड़ के चलना शुरू करते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। बच्चा शुरू में लिखना नहीं जानता है, वो एक लाइन खींचता है, सर्किल खींचता है, जो भी करना है। जब वो उंगलियों की मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है, परिपक्वता आती है, मजबूती आती है, तब बच्चा पेंसिल पकड़ता है और लिखना शुरू करता है ABCD, जो भी उसके साथ लिखवाया जाए। तो यहाँ शारीरिक मैच्योरिटी आ रही है, एक उसमें ताकत आ रहा है, तो बच्चा चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, और वैसे ही उसके मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, ब्रेन का भी विकास हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, और वह धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहा है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बच्चे को पहाड़ा सिखाया जाता है, तो स्टार्टिंग फेज में बच्चे को पहाड़े याद करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो बहुत परेशान होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे पहाड़े 10 तक याद करवा दिए जाते हैं तो बच्चे वहां अपने मानसिक यूज का, मस्तिष्क का यूज करके, प्रयोग करके, जब भी वह गणित बनाता है, गुना करता है या भाग करता है, तो वह उसको गुना करके याद करना शुरू करता है। पहाड़ा का अगर 12 का है तो गुना करने लगता है, 12 × 2, 12 × 4, इस तरह से करके वो गुना करके सारे पहाड़े को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी सोच में, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसे ही परिपक्वता कहते हैं, जिसमें को चलना, दौड़ना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना सीखने लगता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी संभव होने लगता है। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा है अधिगम और अभिप्रेरणा। अधिगम और अभिप्रेरणा ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के अधिगम के लिए। अभिप्रेरणा देखिए, यहाँ अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। 2 तरह की अभिप्रेरणाएं होती है, एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। आंतरिक प्रेरणा उसे कहते हैं जिसमें की रुचि होती है, स्वयं का आनंद जनित होता है, इंटरेस्टिंग, यानी कि बच्चा बहुत सारे ऐसे कार्य को स्वयं सीखता है, उसे किसी भी व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इसको आप उसका हॉबीज कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट कर सकते हैं, उसका रुचि कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसको इसमें इंटरेस्ट आता है और वो चीजों को अपने आप सीखता चला जाता है। कुछ बच्चे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता है, खुद से घर में अकेले भी वो बैट बॉल को मारता रहता है और एक अच्छा बैट्समैन बन जाता है। तो और उसे वह आनंद मिलता है, उस कार्य को करने में वह स्वयं आनंदित होता है। तो इसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, अपने आप में वह अभिप्रेरित होकर कार्यों को करता है। और दूसरा है बाह्य, यानी कि वैसी अभिप्रेरणा जो बाहर से मोटिवेशन दिया जाता है, बाहर से मोटिवेट किया जाता है। बच्चे अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसे पुरस्कार देके, उसकी प्रशंसा करके, उसको वाह जैसे शब्दों को, शाबाशी जैसे शब्दों को कह करके उसे मोटिवेट करना। साधारणतः यह जो व्यवस्था है
यह उस समय लागू की जाती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बालक नहीं सीखना चाहता है, बालक नहीं करना चाहता है, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्रशंसा जैसे शब्द, प्राइज जैसे शब्द, पुनर्बलन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्राइज दे करके, प्रशंसा करके, वाह करके, शाबाशी दे करके उसे मोटिवेट करते हैं और उस कार्य को सीखने के लिए उसे उसमें रुचि पैदा करते हैं। तो ये हो गई हमारी बाह्य अभिप्रेरणा। यानी कि व्यक्ति क्या, कोई बड़े भी अगर हैं तो किसी भी कार्य करने के लिए जब तक मोटिवेट नहीं होते हैं, चाहे वह आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से है, वो करना नहीं चाहते हैं। और बालक में भी सेम कंडीशन होता है, मोटिवेशन बहुत उसको अधिगम के लिए जरूरी होता है। तीसरा है आपका इसके अंतर्गत अधिगम और वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट, माहौल होना बहुत ही जरूरी है। जब तक बच्चे के अधिगम के लिए उचित वातावरण नहीं होगा, वह किसी कार्य को नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए वातावरण, अनुकूलित वातावरण होना चाहिए, यानी कि जहां बच्चा कक्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, वहां का जो वातावरण है वो हवादार होना चाहिए, कमरा हवादार होना चाहिए, प्रकाशमय होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए जिसमें कि बच्चा कुछ सीखने का, अधिगम करने का प्रयास करे। साथ ही साथ अध्यापक और शिक्षक, अध्यापक और बच्चे का अच्छा संबंध होना चाहिए। बच्चे को टीचर से डर नहीं होना चाहिए, उस तरह का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। यानी कि शिक्षक को कक्ष में प्रवेश करने के पहले ही बच्चे उस टीचर के लिए एक्साइटेड हो, उस टीचर से पढ़ने के लिए उसमें रुचि पैदा रहे और एक आनंदमय माहौल में शिक्षक के द्वारा अपने टॉपिक्स का डील करना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो या एसएसटी के हो, किसी के भी टीचर हो सब्जेक्ट के, उनमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करके, बच्चों में रुचि उत्पन्न करके एक माधुर्य संबंध स्थापित करते हुए चीजों को बताना चाहिए। तो बच्चे काफी ही आदर्शमय ढंग से अधिगम की प्रक्रिया को एडॉप्ट करते हैं। फिर देखिए है आपका चौथा नंबर 4, अधिगम और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो बहुत सर्वविदित है कि जब बच्चा किसी चीज को अधिगम करता है तो उसको बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, और जब तक बच्चा बार बार उसको अभ्यास नहीं करेगा, अधिगम ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन के आधार पर, रुचि के आधार पर अभ्यास अति आवश्यक है। बच्चे में इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड उसके महत्व को दर्शाया जाए, बच्चा स्वयं अभ्यास करेगा और अंततः उसको प्रभाव पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थॉर्नडाइक का आपका अभ्यास का जो नियम है वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिला है। मतलब कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक का एक कह सकते हैं कि एकत्रित रूप ही है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो आपको इसलिए हमने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के रिसर्च के बारे में बताया, ताकि ये सब टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद है अधिगम और सीखने की तत्परता, इंटरेस्ट, तत्परता होना बहुत जरूरी है। इसका देखिए यहाँ पॉइंट है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से तत्पर रहना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जब अधिगम की प्रक्रिया कक्ष के अंतर्गत चल रही हो, एज फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं अधिगम की प्रक्रिया, लेकिन यहाँ शिक्षण और शिक्षा से संबंधित बातें हो रही हैं, तो हम लोग उदाहरण के तौर पर कक्ष को ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कक्ष के अंतर्गत अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ हो रहा है, तो उसके अंतर्गत बच्चों को सीखने की भूख होनी चाहिए, बच्चों को सीखने के प्रति प्यास होनी चाहिए, तभी वो चीजों को सीखेगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि कक्ष के अंतर्गत टॉपिक्स को हमने पढ़ा दिया, सारी डील वगैरह कर दी, और जब लास्ट में हम लोग मूल्यांकन के लिए, आकलन के लिए प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक के द्वारा, तो उसमें 2-4 बच्चे ही जवाब दे पाते हैं, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह हुआ कि बच्चे तो कक्षा में बैठे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से वहां तैयार नहीं बैठे हैं, उनका ध्यान कहीं और चला गया। वह कोई फैक्टर हो सकता है उसका घर का मैटर हो सकता है बाहर वह आ रहा है, उस समय उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में सर्वप्रथम बच्चे को ध्यान केंद्रित करवाना होगा, सर्वप्रथम बच्चे को उस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना होगा, एक भूख पैदा करनी होगी, ताकि बच्चे चाह कर भी अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें, इधर उधर घुमा ना सके। यहाँ तक कि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपिक को सुन रहे हैं, उस क्रम में उसका पेन अगर नीचे गिर जाता है या बैग से वो कोई किताब कॉपी निकाल रहा है, तो उस समय भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है।
तो आप एक शिक्षक होने के नाते अपने टॉपिक्स के प्रति इतनी रुचि पैदा कर दे कि बच्चे का पॉइंट तक भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और वह चीजों को अच्छी तरह से अधिगम कर सके। उसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट है अधिगम और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये भी बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जल्दी और देर से सीखना। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कक्षा कक्ष के अंतर्गत, कोई बच्चे अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत टॉपिक्स को जल्दी सीख जाते हैं और कोई बच्चा देर से सीखता है। तो यह क्यों प्रभावित होता है? तो यह इसके लिए आपको बाकी जो कारक हम लोग बताए, हमने चर्चा की है, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, वातावरण, अभ्यास, तत्परता, ये सारी चीजें समेकित रूप से कार्यकर होती हैं उस दौरान जिस समय बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। तो इसके अंतर्गत जल्दी कोई बच्चे सीख लेते हैं या फिर कोई बच्चे देर से सीखते हैं, इसमें उसकी रुचि अभिरुचि भी आती है। हो सकता है कि जो जिस टॉपिक की चर्चा हो रही है, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट कम हो सकता है। बहुत सारी बात हम लोग देखते हैं, कोई बच्चे को भूगोल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो किसी बच्चे को मैथ में बहुत कम इंटरेस्ट है। तो जो जिस बच्चे का भूगोल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैथ में कम इंटरेस्ट है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चा जो अधिगम की प्रक्रिया करेगा उसमें वह मैथ को देर से सीखेगा और भूगोल के टॉपिक को वह जल्दी सीख जाता है। साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य, थकान, पूर्व ज्ञान भी बहुत अहम मुद्दा इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए बच्चे का स्वास्थ्य खराब है या फिर वो लेजी है, आलसी है किसी कारणवश, या फिर उसमें बहुत ज्यादा थकान है, तो भी वह अधिगम की प्रक्रिया में देरी पैदा करता है, देर से वह सीखता है। और साथ ही साथ पूर्व ज्ञान, पहले का उसका क्या ज्ञान है वह भी काफी डिपेंड करता है अधिगम की प्रक्रिया में। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं कि कक्षा अगर मान लीजिए प्रथम कक्षा में बच्चे का आप एडमिशन करवाने गए, तो वैसा बच्चा जो पढ़े लिखे परिवार से आ रहा है, इसके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो बच्चे को रैम्स भी याद करवा दिए, टेबल भी याद करवा लिए, गिनती भी याद करवा दिए, बहुत सारी चीजों की उसको अल्फाबेट्स की जानकारी है। लेकिन वैसे बच्चे वैसे फैमिली से आ रहे हैं जिसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, किसान है या मजदूर हैं, तो वैसे बच्चे नहीं जान रहे कि अल्फाबेट क्या है, टेबल क्या है। तो वैसे बच्चे जो बिल्कुल न्यू है उस चीज के लिए, वह भी सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, और जो बच्चे सीख के आते हैं वो जल्दी चीजों को एडॉप्ट करते चले जाते हैं। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सीखने के न्यूरोदैहिक आधार, मैं समझती हूँ कि डीएलएड के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उसका अंतिम टॉपिक यही है, सीखने के न्यूरोदैहिक आधार। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अधिगम के कारक जो थे जिसकी मैंने आज चर्चा की है उसे सीखना बहुत जरूरी था, जानना बहुत जरूरी था, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं पुनः आप लोगों के सामने लोड करूंगी जिसका टॉपिक होगा सीखने के न्यूरोदैहिक आधार। धन्यवाद।